चलिए, कैसे हैं भाई लोग? सब बढ़िया? हेलो एवरीवन, जागो। पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पढ़ाया था और आपसे रिक्वेस्ट किया था कि भैया 2 से 3 बार पर देखना इस वीडियो को ढंग से। तो मुझे लगता है कि आपने 2 से 3 बार देख लिया होगा और अब शायद कोई डाउट नहीं आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप ग्रुप पे लिख देना, मैं सवाल सॉल्व करके आपको बता दूंगा जो भी डाउट्स होंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते जा रहे हैं अपन नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आप में से कुछ बच्चे बिल्कुल अनजान होंगे इसके लिए। हो सकता है कईयों ने फर्स्ट टाइम सुना हो सकता है कईयों ने पहली बार नहीं कई बार सुना हो, लेकिन दोनों ही बच्चे चुपचाप दिल थाम के बैठेंगे और पूरा होने तक सबको सब समझ में आ जाएगा। तो आप इनसिक्योर नहीं होंगे, इन टेंशन नहीं होंगे और बिल्कुल टेंशन में आकर के एकदम से घबरा नहीं जाएंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिए और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सीखिए। समझ गए क्या बोला मैंने? बोला था वीडियो को आखिरी तक देखिए और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सीखिए। तो जब तक आखिरी नहीं हो जाता तब तक इम्पेशेंट नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत सिंपल टॉपिक है, बस वो पहली बार पढ़ते हैं तो घबरा जाते हैं हम सब चीजों में। ठीक है ना? चलिए, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता क्या है? जैसे मान लीजिए एक एटम ये है और एक एटम बी है और ये इस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये जो बॉन्ड होता है ना डंडे जैसा, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इस कोवेलेंट बॉन्ड में इन दोनों इलेक्ट्रॉन का इस पर भी अधिकार है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन का इस पर भी अधिकार है। मतलब ये इसके पास भी गिने जाते हैं, इसके पास भी गिने जाते हैं। अब ये सारे डाउट केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा। ये सारा डाउट कहाँ पढ़ाया जाएगा बताओ? केमिकल बॉन्डिंग में। ये सब यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? जल्दी बताओ। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? जल्दी बताओ। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, क्या बोला बताओ? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यानी कि इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है वही टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, अगर सपोज ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसने अपनी ओर खींचा तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इधर आया इसलिए डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। इधर से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हुआ तो यहां प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, इसने अगर खींचा इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी। क्लियर? लेकिन अगर मान लीजिए एक नया मॉलिक्यूल दे देता मैं और आपको बोलता कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सी कम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ डी से, तो आपको बताना है कि क्या होगा। आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो अब देखो किसकी ज्यादा है? डी की। तो यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? डी। डी अगर खींचेगा तो यहां क्या आएगा? नेगेटिव। यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मीनिंग हुआ, डेफिनेशन हुआ कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी ओर, तो उससे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब कभी किसी मॉलिक्यूल पर इस तरह से डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव आ जाते हैं तो उस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ये भी क्या हो गया? पोलर मॉलिक्यूल। ये भी क्या हो गया? पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंपल है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस मतलब इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम नहीं है। क्या बोला मैंने? बताओ। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज हो, ये डिफरेंस इंक्रीज हो, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होंगे तो अपन क्या बोलेंगे? पोलर नेचर इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, डिफरेंस ज्यादा आएगा तो पोलर नेचर भी ज्यादा होगा। समझ गए बात यहां तक? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है
ठीक। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए थे और उन साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग फॉर्मूला दिया था। क्लियर? आपको वो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि उनके डेरिवेशन या एक्सप्लेनेशन सिलेबस में नहीं है और वो इतने हैवी हैं कि वो सब एक्सपेरिमेंट हैं, यानी कि लैब में किया गया एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है और उस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला, क्योंकि आपसे उस फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल पूछ सकता है कि वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ, इस तरह का सवाल। वैसे 99% नहीं आता है आईआईटी में, 99% नहीं आता, लेकिन फिर भी हम उस 1% को भी नहीं छोड़ते क्योंकि हमें टॉप रैंक लानी होती है, इसलिए वो आप लर्न करेंगे। ठीक है, ये आपका कंपल्शन है, लर्न करना पड़ेगा क्योंकि आप 1% भी नहीं छोड़ेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? सिंपल है, हाँ या ना? अब इधर देखो, क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया। अब स्केल की बात कर रहे हैं, तो पहला आपका स्केल आ रहा है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल ने क्या बताया, फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, देखो, एक्स ए माइनस एक्स बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेल। क्लियर? एक्स ए का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, एक्स बी का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, डेल का मतलब होता है, अभी कुछ नहीं समझना, मैं सब समझाऊंगा, है ना, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। क्या होता है? आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी। क्या होता है इसका मतलब बताओ? आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी। पहले इसको नोट कर लो आराम से, चलो फिर उसको समझना जल्दी से, फटाफट। आई होप लिख लिया होगा, मिटा दूं? अब ये जो डेल है वो उसका मतलब क्या होता है ये समझना। चलो ऊपर लिख देता हूं, डेल बराबर होता है ई ए बी माइनस ए और बी ए डैश, एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड इनटू एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड, ये है। ठीक है, जहां पर ये जो ए बी लिखा हुआ है वो है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, का मतलब क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, यहां ई ए का मतलब क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड, इसका मतलब क्या है? बी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड। तो यहां पर अगर अपन ध्यान दें तो ये क्या होगा? डेल बराबर ई ए बी माइनस क्या किया अपन ने, अंडर रूट ए इंटू ई बी, इसको कहते हैं अपन, ई मतलब है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, ई ए है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड, और ई मतलब है बी मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड। पहले ये समझ लिया आपने, क्योंकि बार बार एक लाइन लिख रहे हो आप बॉन्ड एनर्जी, इसका मतलब तो बताओ। तो आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, एक बॉन्ड एनर्जी और एक आएगा आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक आएगा आपका बॉन्ड एनर्जी और एक आपका आएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो देखो, ये भी हम आगे केमिकल बॉन्डिंग में फिर से पढ़ेंगे। क्या बोला? ये भी हम आगे केमिकल बॉन्डिंग में फिर से पढ़ेंगे, तो डोंट पैनिक, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि ये सब क्या लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है।
यहाँ पर बार बार बॉन्ड आ रहा है, इस वजह से हो सकता है आपके लिए फर्स्ट टाइम में दिक्कत दे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म होने के बाद अगला टॉपिक आएगा जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड। आई होप कि वो 2 से 3 लेक्चर बाद आ जाएगा। तो जब वो केमिकल बॉन्ड आएगा तो ये सारी चीजें आपके लिए ऐसी हो जाएंगी बिल्कुल चुन्नू मुन्नू। समझ गया अहिल खान? ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? अनीशा क्लियर? पुरुषोत्तम आजकल बेटा आपके कोई कमेंट नहीं आ रहे, क्या बात है? ठीक है, क्लियर? तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है समझना। जब बॉन्ड बनता है, जब बॉन्ड बनता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एक एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे बॉन्ड बना और एक एनर्जी रिलीज हुई, ये तो बॉन्ड एनर्जी है। अगर आप इसको वापस दे दो तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी बताओ? अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे कहा जाएगा, बोलो बोलो, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी। यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे कहा जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या कहा जाएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर सबको? तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई कि बॉन्ड एनर्जी बार बार जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी लिखा हुआ है इसका मतलब सिंपल सा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी। ठीक है, तो जब बी और बी बॉन्ड बनेगा तो ये बी और बी बॉन्ड बनने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या कहेंगे अपन? बॉन्ड एनर्जी, बी बी बॉन्ड। ए और ए एटम के अंदर जो बॉन्ड बनेगा उसकी जो एनर्जी रिलीज होगी उसको कहेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए बॉन्ड। और ए बी बॉन्ड में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको कहेंगे अपन, ठीक, ए बी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। अब ये जो ई ए बी लिखा है इसका मीनिंग क्या होगा ये समझना। ये होगा एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। ठीक है, और ये जो आपने इतना सारा लिखा है ये ई ए इंटू ई बी बी अंडर रूट, ये पूरा कहलाएगा थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। ये कहलाएगा आपका एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी और ये क्या कहलाएगा? थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। तो ये जो आयनिक रेजोनेंस एनर्जी है, अगर आपसे पूछे कि आयनिक रेजोनेंस एनर्जी ये क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? डिफरेंस है किस किस का? एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। दोबारा से बोलें, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी इसका मतलब क्या होगा? एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। दोबारा बोलो, ये क्या है? एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। अब यानी ऐसे बोल सकते हैं कि आयनिक रेजोनेंस एनर्जी इज अ डिफरेंस ऑफ एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब एक खास बात और, थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? तो थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी होती है ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए इनटू बी बी बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ई ए बॉन्ड एंड ई बी बी बॉन्ड। दोबारा से सुनेंगे, मैंने जो बोला, क्या बोला? मैंने ये बोला है कि थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी क्या होती है बताओ?
थियोरेटिकल बॉन्ड एनर्जी होती है ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड। क्लियर? तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है पूरा का पूरा। इसको नोट करो फटाफट जल्दी। हाँ, तो अब जो पॉलिंग ने कहा था वो समझना ध्यान से कि डेल्टा यानी आयनिक रेजोनेंस एनर्जी, क्या बोला मैंने? आयनिक रेजोनेंस एनर्जी, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है बताओ? थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी माइनस या एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस? जल्दी बोलो। एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम पढ़ रहे होते हैं वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम मैंने बताया था 96.4 किलो जूल पर मोल। क्या बोला जल्दी बताओ? 96.4 किलो जूल पर मोल। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर होता है 23.1 किलो कैलोरी पर मोल। 23.1 किलो कैलोरी पर मोल, 23.1 किलो कैलोरी पर मोल। अब अगर आप इसके फॉर्मूले को चेंज करें, ये एक्स ए माइनस एक्स बी, क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? एक्स ए माइनस एक्स बी बराबर डेल। ठीक है, ये आपका आ जाएगा किलो जूल पर मोल में। और ये किलो कैलोरी में। यानी अगर आपसे सवाल में कुछ भी वैल्यू दे रखी है बॉन्ड एनर्जी की और वो दे रखी है किलो जूल पर मोल में, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे आप और वैल्यू सॉल्व कर देंगे। और अगर आपको किलो कैलोरी में दे रखी है बॉन्ड एनर्जी की तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे आप। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब जो सवाल आया वो सवाल क्या है थोड़ा सा समझना, ताकि पॉलिंग आपके दिमाग में बैठ सके। अब जो सवाल आया वो सवाल क्या आया जिससे कि आपके दिमाग में पॉलिंग बैठ सके? दोबारा देखना। क्लियर? अब इधर देखो, यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा कि पॉलिंग स्केल जो है वो बोलेगा कि बेस्ड अपॉन, वो क्या कह रहा है कि जो पॉलिंग स्केल होता है वो किस चीज पर बेस्ड है। यानी कि आखिर आप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल रहे हो उसका कुछ तो बेसिस होगा। तो आप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल रहे हो उसका कुछ तो बेसिस होगा। तो वो जो बेसिस होगा वो क्या है? तो आंसर आएगा बेस्ड अपॉन बॉन्ड एनर्जी। वो हमेशा बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर निकाल रहा है सब कुछ। कैसे, वो मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये HF है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो ये HH और FF दो एटम है, ये HH और ये FF। दोबारा से बोलो। HH और ये आपका है FF। क्लियर? HH FF। तो मैं ये सोच रहा हूं यार कि जो HF बना होगा वो क्या हो रहा होगा। सोचो आप, इसकी जो एनर्जी होगी वो इसकी एनर्जी वो रही होगी जो इन दोनों को सम करके कुछ ना कुछ आधा या अंडर रूट करके जो भी आएगा वो वैल्यू आनी चाहिए।
आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? लेकिन जब इस HF को चेक किया गया तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी आई वो तो बहुत ज्यादा आई। तो फील आई कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आ रही है। समझना ध्यान से, क्या अब दिमाग चलना शुरू हुआ ना कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से एनर्जी ज्यादा आ रही है। यहाँ देखो, यहाँ HH है, यहाँ FF है, हाँ क्या ना, जल्दी बोलो क्या बोला मैंने। यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है? HH है, यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है? FF है। क्लियर? तो मेरे हिसाब से यहां पर ऐसा लग रहा है कि HH होगा और FF होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? बॉन्ड जो ये एनर्जी आएगी वो या तो H का या F का, जो भी सम करेंगे या आधा करेंगे वो आनी चाहिए, लेकिन उसकी बजाय ज्यादा एनर्जी निकल रही है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो पॉलिंग ने बताया कि जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो ज्यादा है F की, तो यहां पर आपका क्या नेगेटिव आएगा और यहां क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब चूंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया। इसने अगर इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहां डेल्टा नेगेटिव आ गया। यहां अगर डेल्टा नेगेटिव आ गया, यहां डेल्टा नेगेटिव आ गया, यहां डेल्टा पॉजिटिव आ गया, तो ये अट्रैक्शन आएगा नहीं आएगा इन दोनों में? और अगर इन दोनों में अट्रैक्शन आएगा, इन दोनों में अगर अट्रैक्शन आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? इन दोनों में अट्रैक्शन आएगा। अट्रैक्शन आने की वजह से जो एनर्जी होगी वो ज्यादा रिलीज होगी। अट्रैक्शन आने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। वो अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? सोचो, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो इनका जो टोटल हम कर रहे थे उससे कुछ ज्यादा आई ना। यही डिफरेंस हम लिख रहे थे वहां पर। क्या लिख रहे थे बताओ? कि यार XAA जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डेल, और जो डेल हमने बताया था वो क्या बताया था? वापस देखो आप, EAB माइनस अंडर रूट EAA इंटू EBB। ये देखो आप, डेल EAB माइनस अंडर रूट EAA और EBB, यानी कि जो इनकी एनर्जी थी HH, इसकी जो एनर्जी थी FF, वो हमेशा कम होगी किससे? एनर्जी ऑफ HF से। क्यों? क्योंकि HF के अंदर क्या हो रहा होगा? पार्शियल कैरेक्टर डेवलप हो रहे होंगे। तो यानी कि जो डेल था वो आयनिक रेजोनेंस एनर्जी क्यों था? नाम समझ में आया? वो आयनिक रेजोनेंस एनर्जी इसलिए था क्योंकि आयनिक कैरेक्टर आ रहे हैं। तो यानी कि जो डेल होगा वो किसको बताएगा? मीजर आयनिक कैरेक्टर। ये जो प्लस और माइनस आता है ना डेल्टा, इस प्लस माइनस को अपन क्या कहते हैं? आयनिक कैरेक्टर। इस प्लस माइनस को ही क्या कहते हैं? आयोनिक कैरेक्टर। इसको क्या कहते हैं? आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर। नहीं आए समझ बात? तो यहां आयनिक कैरेक्टर आ रहा है, ये समझ गया बात को? ये आयनिक कैरेक्टर को बता रहा है। यानी कि अगर मैं कहूं कि डेल मीजर, तो सही होगा कि नहीं होगा? आयनिक कैरेक्टर। यानी मैं अगर बोलूं कि डेल ज्यादा होगा यानी आयनिक रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, तो अपन बोल सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो शायद कुछ समझ में आया होगा कि यार जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वही डेल बताता है। ये डेल जो होता है वो एक्चुअल एनर्जी है और ये थ्योरेटिकल एनर्जी है। थ्योरेटिकल एनर्जी क्यों? क्योंकि हमें लगा था इसका और इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जो आएगी वैल्यू वो आनी चाहिए, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा आई। ठीक है, तो हम जो भी स्केल अब पढ़ते हैं वो वाला पढ़ते हैं पॉलिंग स्केल, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पॉलिंग ने भी दी थी और हमें यही वैल्यूज याद करनी है। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके दिमाग में हमेशा बिठानी है। और आप इसको देख भी सकते हैं कि लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। दोबारा बोलो, लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। और आप देखो 0.5 से बढ़ रही है। अगर मैं इसको 1
तो इसको क्या ले रहा हूँ 1.5, इसको क्या ले रहा हूँ 2, तो इसको क्या ले रहा हूँ 2.5, इसको क्या ले रहा हूँ 3, इसको क्या ले रहा हूँ 3.5, इसको क्या ले रहा हूँ 4, नीचे आने पर घट रही है। क्लियर सबको? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज आपको हमेशा याद रखनी है। क्लियर? नोट कर लो इसको। हो गया? क्लियर? आया ना? अब देखो अगला स्केल आता है मुलिकन स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल में अगला कौन सा आएगा? मुलिकन स्केल। दोबारा बोलो, अगला क्या आएगा? मुलिकन स्केल। अब दिमाग लगाते हैं, मुलिकन स्केल ने क्या कहा देखना जरा। उसने कुछ नहीं कहा, उसने तो बोला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो दो टेंडेंसी होती है एक तरह से। देखो जरा कैसे, अगर मैं HF लेता हूं तो क्या हो रहा था कि F अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा था तो डेल्टा नेगेटिव आ रहा था, ये अपनी ओर प्लस आ रहा था, इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, देखो इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, इसने खींचा F ने, सोचो, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी हुई। इसने आपका क्या किया? दिया इलेक्ट्रॉन, इसने खींचा है और इसने क्या हुआ है? दिया, लूज किया है। तो यानी उसने बोला लूजिंग टेंडेंसी और गेनिंग टेंडेंसी पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी और दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। दोबारा बोलो, क्या बोला जल्दी बोले? ये आपकी क्या है? लूजिंग टेंडेंसी और ये क्या है? गेनिंग टेंडेंसी। दोबारा बोलो, लूजिंग टेंडेंसी और ये क्या है? गेनिंग टेंडेंसी। दो टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। अब ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपने इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब आप तभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू निकाल लोगे जब फॉर्मूले में यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अगर इफ सवाल में आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन हो इन किलोजूल पर मोल, क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? इफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन है इन किलोजूल पर मोल, इफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन होगी इन किलोजूल पर मोल, तो इस फॉर्मूले में आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज आएगा कुछ, क्योंकि आपको फॉर्मूले में आप यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किलोजूल पर मोल में तो नहीं रख सकते, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप देखो कि अगर मैं कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर होता था 96 ठीक है 4 किलोजूल पर मोल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर होता था 96.4 किलोजूल पर मोल। तो अगर मैं यहां चेंज करूं कि 1 किलोजूल पर मोल बराबर कितना आएगा? 1/96.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब सोचो फॉर्मूला क्या ये बनेगा क्या कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये दोनों गिवन हो ये गिवन हो
तो आपका ई, ये आपने ऐसा नहीं करा कन्वर्ट किया आयनाइज एनर्जी और ई की वैल्यू को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, 96.4 से इधर इनटू करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट कर लिया। नोट करो इसको फटाफट जल्दी। क्योंकि आपको इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ही रखना है, तो आपने क्या करा है, आयनाइज एनर्जी जो दे रखी थी उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट किया। तो ये जो आयनाइज एनर्जी दे रखी थी इसको चेंज करना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में किलो जूल था तो उस किलो जूल को हटाया तो 1/96 पॉइंट आया, नहीं आया। और अगर यही चीज मैं चेंज करता और मैं क्या पूछता, मैं क्या पूछता कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, या यूं कहें कि आयन, ये यहीं पे चेंज कर लेते ना, अगर यहां पर किलो कैलोरी पर मोल दिया होता तो देखो, तो क्या करते हैं यहां पे सीधा सीधा 23.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पूछो क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर था 23.1 किलो कैलोरी पर मोल। 23.1 किलो कैलोरी पर मोल। और अगर मैं यहां पर करता आपको 1 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, 1 किलो कैलोरी पर मोल करें अगर, तो कितना आ जाता है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, फ्रेम से बाहर निकल गया, पता ही नहीं चला। क्लियर सबको? तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने, और आपको याद रखने के बाद बस कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दे वो पुट करना, आंसर निकाल लेना फटाक से। ठीक है, ये आपका हो गया कौन, मुलिगन स्केल। अगला आता है ऑलरेड रोचोव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। क्या आता है? ऑलरेड रोचोव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। और ऑलरेड रोचोव जो था उसने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला दिया, ठीक है, उसको अपन लिखते हैं XAR। ठीक है, एक और खास बात, अगर आपको कंपैरिजन पूछे तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है कि अगर पॉलिंग और मुलिगन स्केल में रिलेशन पूछे तो XP मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल, और ये XM मतलब होता है मुलिगन स्केल। तो 2.8 यानी XP जो होगा वो 1XM अपॉन 2.8 आएगा। पॉलिंग जो होगा वो क्या होगा, XM अपॉन 2.8 आएगा। क्लियर? हाँ, ये वैल्यू भी याद रखनी है। ऑलरेड रोचोव, XAR मतलब ऑलरेड रोचोव। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ऑलरेड रोचोव का, और इसमें आएगा आपका 0.359 Z इफेक्ट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और ये जो R स्क्वायर है ये R होगा कोवेलेंट रेडियाई, और ये होगा इन एंगस्ट्रॉम। यानी ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब आप इसमें R की वैल्यू एंगस्ट्रॉम के अंदर रखेंगे। और Z इफेक्ट में एक खास बात होगी, यहां एक खास बात ये होगी कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सिग्मा। अब ये लाइन आपके बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई साली, पता है क्या? इसमें ये है कि जेड इफेक्ट जब आप निकालोगे तो इसमें कह रहा है कि ऑल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सिग्मा। जेड इफेक्ट जब आप निकालोगे तो क्या बोल रहा है वो, ऑल इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सिग्मा, मतलब सिग्मा याद है स्लेटर कांस्टेंट। अब स्लेटर कांस्टेंट जब आप निकालते थे तो एक फॉर्मूला होता था जैसे 1s2 2s2 2p5 सपोज ऐसे होता था। तो आप क्या करते थे पता है, 0.35 और ये 5 × 2 7 होते थे ना, 5 और 2 7, तो आप यहाँ 6 करते थे, क्योंकि आप बोलते थे यार एक इलेक्ट्रॉन पे तो सिग्मा लगेगा, तो
तो वो ये फॉर्मूले में कह रहा है कि जब आप इसका जेड इफेक्ट निकालोगे तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू निकालोगे, और अगर सिग्मा की वैल्यू निकालोगे तो कह रहा है ऑल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सिग्मा, मतलब आपको यहाँ 6 की जगह क्या रखना पड़ेगा 7। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप निकाल रहे होंगे तब तक बॉन्ड बन चुका है, अब आप एटम का नहीं बॉन्डेड एटम का निकाल रहे हो। यहां पर जो जेड इफेक्ट निकलेगा वो किसका निकलेगा? बॉन्डेड एटम, एटम बॉन्ड बना चुका है। बॉन्डेड एटम में खास बात बताई थी कि ये इसके पास काउंट होता है, ये अगर काउंट होगा तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक और एक्स्ट्रा काउंट हो गया तो 8 हो गए। अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो अपन क्या करते हैं, एक को छोड़ के लिखते हैं। अभी ये एटम अकेला F थोड़ी है, ये तो साथ में H भी आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे एक और बॉन्डेड, तो ये कितने हो गए थे 5 हो तो 7 और एक 8, तो एक को छोड़ते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं 7। तो कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए आप डायरेक्ट याद रखें इसको कि जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का निकाल रहे हो जेड इफेक्टिव, जब आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जेड इफेक्टिव निकाल रहे हो तब, जब आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जेड इफेक्टिव निकाल रहे हो तब आप सारे इलेक्ट्रॉन को सिग्मा में काउंट करेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपके, ये सिग्मा 2s2 2p5 टोटल 7, तो 7 के साथ लिख दिए, 6 मत कर देना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब इसके अंदर पॉलिंग स्केल की बात करें तो पॉलिंग स्केल के साथ इसका जो रिलेशन है वो है ये एसटीडी कोड है कोटा का, तो ऐसे याद रख लेना 0.744 एसटीडी कोड ऑफ कोटा, ठीक है। तो XAR बराबर क्या आएगा, XP प्लस 0.744, क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा पॉलिंग के साथ रिलेशन। ये सारे फॉर्मूले भैया एक्सपेरिमेंटल है, आपको लर्न करने हैं, कागज पे लिख के चिपका देना और लर्न कर लेना फटाफट, ताकि जब भी वैल्यू रखने वाली बात आए तो आप आंसर निकाल लो। बस ये यहाँ पर आप फंसोगे, इसको ध्यान रख लेना। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, ऑल इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स सिग्मा, क्लियर। तो ये आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब जो आता है बात वो क्या आता है, ध्यान से सुनना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब देखो, पहला मैंने समझाया था आपको कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो पावर थी उसी को क्या कहा था अपन ने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर मान लीजिए जेड यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। दूसरा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तीसरा, अगर एन बढ़ेगा, शेल बढ़ेगा अगर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। और चौथा, अगर सिग्मा बढ़ रहा है तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। पूछो क्यों? क्योंकि देख सकते हो आप, जेड मतलब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ती अट्रैक्शन बढ़ता है, अगर अट्रैक्शन बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। जेड इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो भी अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ये देखो आप, शेल अगर बढ़ रहे हैं तो शेल बढ़ते ही आपका क्या होता है, शेल मतलब दूरी बढ़ती है, न्यूक्लियस की दूरी बढ़ना शुरू हो गई है तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। सिग्मा बढ़ेगा यानी कि स्लेटर कांस्टेंट यानी रिपल्शन। ये सिग्मा का मतलब बताया था मैंने, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, धक्का देगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। तो ये 4 फैक्टर तो आपको पहले से भी आते हैं, क्योंकि यही 4 आयनाइजेशन एनर्जी में आए थे, यही 4 ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर आए थे, ठीक है।
अब इसमें जो चेंजेस आएंगे थोड़े से वो समझना। अब अगला हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग ही चल रहा है, और अगला हेडिंग है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर किस पर डिपेंड करती है। अगला 5वां फैक्टर है कि En डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अब फंस गए अपन। यहां पर आपको मेरे पे भरोसा करना पड़ेगा कि मैं पढ़ाऊंगा इसको केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए मैं आपको लिखता हूं कि बहुत सारा होता है, मैं बस 3 ही लिख रहा हूं अभी समझने के लिए, sp, sp2 और sp3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालना है। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर अगर निकालना है तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर के अंदर आप देख सकते हो कि 1 और 1 दो ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल आपका s है तो यहां क्या आएगा 1। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 2, और परसेंटेज निकालना है तो क्या कर देंगे 100, तो टोटल परसेंट कितना आएगा 50%। वहां देखो कितना एस है 1, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 3, इंटू 100 करोगे तो कितना परसेंट आएगा 33%, 33.33। यहाँ एक ऐसे टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 4, तो कितना परसेंट आएगा 25%। तो अगर मान लीजिए किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp है, अब ये मत सोचना sp क्या होता है, sp2 क्या होता है, sp3 क्या होता है, थोड़ी देर के लिए मान लो आपकी होता है, मान लिया, ये सब बाद में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कनेक्ट कर रहा हूं। तो अगर मान लीजिए आपसे बोला कि यार sp है, sp के अंदर s कैरेक्टर कितना आया 50, sp2 है तो कितना आया 33.33, ये आया तो कितना आया 25%। क्लियर आया ना। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो न्यूक्लियस जो होता है ना उसके जो पास होता है वो होता है s ऑर्बिटल, इसलिए न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लगता है s पर। तो यानी कि अगर मैं कहूं इन तीनों के अंदर s कैरेक्टर कहां ज्यादा है, यहां पे। अगर s कैरेक्टर यहां ज्यादा है तो यहां अट्रैक्शन क्या है ज्यादा है। अगर यहां अट्रैक्शन ज्यादा है, सोचो अगर यहां अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर को ही तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और वो पावर कहां से आती है अट्रैक्शन से। जिसमें जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा वो अपनी ओर उतना खींचेगा। तो यानी अगर sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी sp की। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे साला ये पढ़ाया क्यों, तो मैं आपको बताता हूं ये सवाल कैसे आएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन आएगा ऐसे, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन। अभी अभी कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमने पढ़ी थी 2.5 है, सबने पढ़ा था कि फिक्स है 2.5 है। अब वो आपको क्या कर रहा है ऐसे बना के देगा, क्लियर, ये ऐसे बना के दिया। ये ऐसे बना के दिया उसने, ऐसे बना के दिया, ऐसे बना के दिया। इसको कहते हैं सिंगल बॉन्डेड कार्बन, इसको कहते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन, और इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। इसको क्या कहते हैं अपन सिंगल बॉन्डेड कार्बन, इसको कहते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन, और इसको क्या कहते हैं ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। इसको कहते हैं सिंगल बॉन्डेड कार्बन, इसको कहते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन, इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी उसने दे दिया आपको sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी दे दिया उसने sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन दे दिया उसने sp। अब अगर आपको मैं ये नहीं पढ़ाता
तो आपको अभी थोड़ी देर पहले ये पता था कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, तो आप बोलते हैं इसकी भी 2.5 है, इसकी भी 2.5 है और इसकी भी 2.5 है, और आप कहते हैं कि तीनों की 2.5 है, तीनों की बराबर होगी। आपका आंसर गलत हो जाता। अब आपको देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंड करती है, तो हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 या sp2 या sp। इसका मतलब इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है, इसकी ज्यादा है और इसकी सबसे ज्यादा है। इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के बराबर पहुंच जाती है, 3.05 के आसपास आ जाती है, जबकि ऑक्सीजन की 3.5 है, इसकी 3.05 के आसपास आ जाती है, यानी कि इतनी ज्यादा हो जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्क पड़ता है। समझ गए? हम कौन सा वाला कार्बन पढ़ते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं? इसकी, टेट्राहेड्रल वाले कार्बन की। किसकी पढ़ते हैं? टेट्राहेड्रल वाले कार्बन की। किसकी? टेट्राहेड्रल वाले कार्बन की। तो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा, ये समझ में आ गया सबको? क्लियर? अब अगला सराउंडिंग एटम पर भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। छठा फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। देखो कैसे। अब देखो यहां पर अगर अपन देखें तो ये H है, ये H है, H है और H है। यहां अगर अपन देखें तो ये F है, F है, F और ये F है। अब देखा जाए तो ये भी 4 बॉन्ड है तो sp3 है, ये भी देखा जाए तो sp3 है। तो अब अगला फैक्टर देखना, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम कर दिया, एटम तो सेम है ही, सही, एटम तो सेम है, और अब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम कर दिया, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां से डिसाइड होगी? सराउंडिंग एटम से। कैसे? देखो C और F में अगर आप देखो तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अपनी ओर खींचेगा, फ्लोरीन की ज्यादा अपनी ओर खींचेगा, फ्लोरीन की ज्यादा अपनी ओर खींचेगा। जब वो एक इलेक्ट्रॉन खींचता है तो यहाँ एक प्लस आता है, एक और यहाँ का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक और प्लस, यहाँ का एक और खींचेगा, एक प्लस, और यहाँ एक और खींचेगा, एक प्लस, और टोटल कितना प्लस आएगा? 4। यहां देखोगे आप तो क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन की ज्यादा होती है तो कार्बन खींचेगा, कार्बन खींचेगा, कार्बन खींचेगा, कार्बन खींचेगा, तो यहां कितना आएगा? -4। तो जब पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम इंक्रीज हो तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, जिसका आप डिसाइड करने जा रहे हो। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज। तो अब बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? इस कार्बन की। क्लियर? तो अगर मैं आपसे कभी पूछ लूं कि Fe+2 और Fe+3 बताओ इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आप बोलेंगे जिस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उतनी बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उतनी बढ़ेगी, तो उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। उतनी ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हाँ या ना? अगर मैं आपसे बोलूं ये एल्यूमिनियम है, अगला सवाल, प्लस एल्यूमिनियम +2 और एल्यूमिनियम +3, अब बताओ अब कौन ज्यादा? तो ये एल्यूमिनियम +3। क्लियर? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज होगा। नोट करो इसको फटाफट, चलो।
क्लियर? अब देखो आगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा, अब आएगा ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पीरियड्स तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है सबको जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। सिंपल है ये, तो यहां से उधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। बस एक लाइन याद रखनी, नोट करके, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नोबल गैसेस 0 होती है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 इसलिए बोला उसने उस समय क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बना रही थी, तो उसने कहा था यार बॉन्ड ही नहीं बना रही है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आएगी। क्लियर? हमारे सिलेबस में पॉलिंग है इसलिए हम 0 बोलते हैं, लेकिन असली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी उनकी। ठीक है? अभी मैंने 3 स्केल पढ़ाया आपको। एक स्केल था आपका कौन सा? पॉलिंग, दूसरा था आपके मुलिकन, तीसरा था आपका अल्रेड-रोचर, चौथा एक और एलन स्केल, ये बगल वाला नहीं, एलन साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड इफेक्टिव से बताई थी। और जेड इफेक्टिव से बताने की वजह से उसने बोला था हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो नियॉन की होती है। किसकी? नियॉन 4.26। लेकिन अब ये सब बातें आपके लिए इनवैलिड है, भूल जाना, कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि वो हमारा बॉन्ड ही नहीं बना रही है अभी, सिलेबस में ही नहीं। हमारा सिलेबस में तो पॉलिंगवा है। अरे कौन है पॉलिंगवा? अरे पॉलिंगवा अपना पॉलिंगवा है। अरे जब पॉलिंगवा साला तो वो पढ़ेंगे ना, कहाँ जाएंगे साला एलनवा के पास? समझ गए? तो हमको यही ध्यान रखना है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग के अंदर जो भी डाउट है उसे हटाना। क्लियर? सिंपल है? हाँ यार। चलो अगला, ये तो हो गया पीरियड की बात। अब आता ग्रुप। ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है एक्सेप्ट एल्यूमिनियम फैमिली। अब ये एल्यूमिनियम फैमिली में का है लफड़ा? भूल गए क्या? वो जो गैलियम आया था, वो गैलियम क्या बोला था? 3D हो रहा है। 3D हो रहा है तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। भूल गए साला? थेलियम आता था, थेलियम क्या बोल रहा था? 4f आ गया, 4f आने से उसका आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन के बाद आ गया था सेकंड नंबर पे। तो इनका अट्रैक्शन अलग अलग हो जाएगा, तो सिंपल ट्रेंड फॉलो नहीं करेगा वो। इनका जो अट्रैक्शन है वो सिंपल ट्रेंड फॉलो नहीं करेगा। ठीक है? तो इसलिए ये आपके ट्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एप्लीकेशन। तब तक इसको अच्छे से याद कर लेना आप। ठीक है? चलिए मिलते हैं, बाय।